हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टॉपिक के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ था। इस संवैधानिक विकास कहने से मतलब ये नहीं कि संविधान किस तरह से बना था, ठीक है। उसको बनाने का जो अप्रोच था उसको हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से जो शासन का आपका अधिनियम लाया गया था। आपका जैसे आप जानते होंगे 1773 का अधिनियम आया था, 1833 था, 1813 था। तो उन सब अधिनियम में कुछ क्या विशेष था, उस चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और कैसे हमको इस क्वेश्चन के पास या इसके आसपास या इसके सार को समझना है और कैसे जो है सो इस चीज़ को रिलेट करना है हिस्ट्री से। हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। हिस्ट्री से रिलेट करने से क्या हो कि आपके माइंड में ये चीज़ लंबे समय तक जो है सो एक फॉर्मेट के रूप में आपका बैठ जाएगा और लंबे समय तक आपको स्मरण रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट जो है सो मिस ना कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट वही रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और टॉपिक की अगर विशेषता को देखें तो आपका हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही गया है। आपका रेलवे हो, एसएससी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभी हाल में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो वहाँ भी आपका पॉलिटी का काफ़ी अच्छा वेटेज है, क्योंकि आपका पुलिस का एग्जाम होता है। तो उसमें थोड़ा सा आपका जो है सो संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है। तो वहाँ भी आपका इसका काफ़ी वेटेज होगा। या फिर आपका आने वाला रेलवे का एग्जाम है या फिर एसएससी का जो भी एग्जाम है, तो वहाँ भी आपका जो है सो पॉलिटी जहाँ जहाँ पूछा जाता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो आइए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और कैसे जो है सो इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग एक बार देखते हैं काफ़ी आसान भाषा में। तो बिना देर किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को देखने से पहले एक बार हम लोग एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 1757 वो वर्ष था जब आपका बैटल ऑफ पलासी हुआ था, सिराजुद्दौला और आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। तो जिसमें आपका सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जो कि आपका कंपनी के सेनापति थे, गवर्नर थे जो थे, तो उनका जो है सो एक तरह का वहाँ पे जीत हुआ। और वहीं से कंपनी का जो शासन था आपके शुरू में तो बंगाल पे और धीरे धीरे ये जो है सो शासन आपके पूरे भारत में जो है सो उनका सिक्का जम जाता है। तो क्या होता है कि 1757 आपका वर्ष था, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और कंपनी का आधिपत्य तो आपका धीरे धीरे बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में बढ़ने लगा था। और दूसरी तरफ बढ़ने की क्या एक रीजन हो गई थी कि आपका जैसे मुगल साम्राज्य जो था, राज्य में शासक आए तो वो मतलब कि एक बड़े पैमाने पे जो है सो अपने राज्य को संभाल नहीं सके। तो जिस कारण से क्या हो गया कि कंपनी का आधिपत्य धीरे धीरे पूरे भारत में जो है सो बढ़ने लगा। साथ ही जो भी छोटे छोटे आपके रियासत थे वो आपस में टूटने लगे थे। और कंपनी की शुरू से ये नीति रही थी कि फूट डालो राज करो की नीति। तो वो क्या था कि आपस में एक दूसरे को मिलाते थे और फिर जो है सो आपस में ही लड़ा देते थे और खुद उनका पूरा प्रॉफिट होता था। तो ये चीज़ हुआ। उसका 1757 से कुछ फिर आगे जब आपका टाइम आता है तो 1764 आता है, ठीक है। 1764 में भी आपका बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजी सेनापति थे, वो रहते हैं। उनके अगेंस्ट में आपका मीर कासिम, शुजाउद्दौला इनकी संयुक्त सेना रहती है। तो ये सब मिलके जो है सो शाह आलम द्वितीय भी उन लोग के साथ थे। तो उनका जो भी एक दूसरा संघर्ष होता है और 1764 का जो जीत होता है आपका कंपनी का बक्सर के युद्ध में, उसके बाद जो होता है सो पूरे समझिए कि आपका उत्तर भारत पे जो है सो पूरा शासन उनका जम जाता है। और वहाँ से ही जो है सो अंग्रेजी शासन की एक मजबूत नींव जो होती है वो मानी जाती है 1764 से। तो उसके बाद से जो भारत में कंपनी के द्वारा शासन किया गया, ठीक है, और उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया, क्या कुछ अधिनियम आया भारतीयों को लेके या फिर उनके विपक्ष में या फिर उनके पक्ष में कुछ जो आपका अधिनियम आता था, उस अधिनियम को हम लोग देखते थे। और ये अधिनियम जो है सो आपका एक तरह से समझ सकते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो है सो लाया जाता था। तो क्या सब चीज़ था, क्या महत्वपूर्ण था, आया तो आपका कुछ ज़्यादा अधिनियम था। तो हम लोग 2 स्लाइड में इस चीज़ को देख लेंगे। कुछ जो मुख्य बिंदु थी हम लोग उस चीज़ को जो है सो देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे तो 1773 में आपका पहले रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक अधिनियम लाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोला गया। इसमें क्या हुआ था आपका कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, आपको पता हो कि शुरू में आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्या थी कि सरकार की स्थापना करना, ठीक है। और इसी के साथ एक और दूसरा पॉइंट क्या जोड़ा जोड़ा गया था उसी
रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के शासन पर अंग्रेजी संसद का नियंत्रण हो गया। ठीक है, पहले आपका क्या था कि कंपनी का शासन था वो आपके कंपनी के अधीन ही चलता था। अब क्या हो गया कि उस पर जो है सो ब्रिटिश संसद का थोड़ा सा कुछ नियंत्रण आने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही आपका बाकी जो आपका अधिनियम आया उसको लाया गया था। तो कंपनी के शासन पर आपका अंग्रेजी संसद का नियंत्रण होने लगा। साथ ही क्या था, एक और पॉइंट था जिसमें क्या बताया गया कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। पहले क्या होता था 1773 से पहले कि बंगाल प्रेसिडेंसी का एक अलग गवर्नर होता था, बम्बई प्रेसिडेंसी का अलग गवर्नर होता था और आपका मद्रास प्रेसिडेंसी का अलग गवर्नर होता था। लेकिन 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके तहत आपको क्या किया जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको जो है सो तीनों प्रेसिडेंसी का मुख्य गवर्नर एक तरह से नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बंगाल एज अ हेड हो सकता है, बाकी जो थे दो उनके नीचे काम करते थे। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया था। फिर आगे के अधिनियम में पूरे भारत का उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो हम लोग उस चीज़ को भी आगे देखेंगे। साथ ही कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो भी आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आया था। तो ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, तो यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना, कंपनी के शासन पर अंग्रेजी संसद का नियंत्रण। साथ ही क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन तीनों प्रेसिडेंसी, तो बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। और साथ ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो ये भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपका 1773 वहां पे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है सो 1813 में दूसरा एक अधिनियम आता है जिसको चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो होता है इसमें भी कुछ मुख्य विशेष बातें थी, तो हम लोग इस चीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या आया दोस्तों कि कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है संसद का जो नियंत्रण होने लगा था तो कंपनी को लेके भी उसके कुछ रूल रेगुलेशन संसद के द्वारा लगाया जाता था। और ये संसद ब्रिटिश संसद की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद से जो है सो आपका कंपनी को भी कुछ रूल रेगुलेशन दिया जाता था और उन्हीं में उनका क्या हो गया था कि भारत में जो अधिकार था उनका व्यापार का, तो उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। तो उसके तहत एक मुख्य काम क्या हुआ था कि कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही क्या हो कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही तीसरा पॉइंट एक और क्या था मुख्य में कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। ठीक है, पहले क्या था कि आपके कंपनी के लोग ही जो व्यापार कर सकते हैं या फिर जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनाया गया था कंपनी उसके लोग व्यापार करते थे। लेकिन फिर क्या हो गया कि 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम है उसके तहत क्या लाया गया कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक है तो वो भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो उसको लेके भी एक निर्देश जो है सो 1813 के चार्टर अधिनियम में जारी किया गया। तो एक बार 1813 वाले को पूरा देख लेते हैं। क्या आया कि कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, साथ ही सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार के रास्ते को खोल दिया गया था। तो ये आपका 1813 के चार्टर अधिनियम का कुछ मुख्य बात है। फिर 1813 से जो है सो हम लोग 1833 के तरफ जाते हैं। वहां आपका एक अधिनियम है जो जिसको क्या नाम दिया गया, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये क्या था, इसमें कुछ मुख्य बात हम लोग इसको अब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहा गया फ्रेंड्स कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जाहिर सी बात है जब कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए 1813 में मिला तो 20 वर्ष आपका 1833 में पूर्ण होता है और वहां पर ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हो गया कि आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और ये मतलब इसको स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वो कौन सा है, 1833 का आपका चार्टर अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया पॉइंट, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और विधि आयोग की नियुक्ति की गई।
ठीक है। भारत में किस तरह के कानून होंगे, कानून को लेके जो है सो आपका एक विधि आयोग की स्थापना भी जो है सो किया गया था। तो ये आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था। यहाँ से जो है सो आपका पूरा क्या होता है कि भारत में गवर्नर जनरल का जो आपका फॉर्म आ जाता है वो यहाँ से आपका आ जाता है। इससे पहले आपका क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे वो आपके बंगाल, मद्रास और फिर आपके जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वहाँ की थी। लेकिन क्या हो गया कि 1833 से के चार्टर अधिनियम से क्या हो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि उस समय आपका देखेंगे तो बंगाल ही था भारत की राजधानी माना जाता था। उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आता है 1858 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था और यहाँ भी एक तरह का समझिए तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट कुछ वर्क था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1858 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत एक मुख्य काम क्या हुआ कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया या सौंप दिया गया था। ठीक है, तो भारत का जो शासन था पहले जहाँ कंपनी चला रही थी वहीं उस शासन को कंपनी के हाथों से लिया गया और साथ ही उस शासन को कहाँ ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दिया गया। मतलब ब्रिटिश के जो आपके क्राउन थे, क्राउन कहने का मतलब राजा थे, उनकी देखरेख में पूरा भारत का शासन चलाया जाता था। और साथ ही क्या हो गया था कि भारत में जो भी आपका मामला होता था, ठीक है, वह स्वतंत्रता संघर्ष को लेके हो या फिर किसी भी आयोग, किसी भी तरह के आपके विधि को लेके, तो वो जो भी आपके भारतीय मामला मतलब किसी भी तरह का कोई भी मामला होता था तो भारतीय मामलों पर जो क्या हुआ ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था। तो ये आपका जो है सो 1858 का चार्टर अधिनियम है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है सो और कुछ अधिनियम है उसको भी देख लेंगे। तो अगर आप लोग इसका लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ अधिनियम जो लाया गया था उसके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स 1858 के बाद जो अगला आपका अधिनियम आया था हम लोग उसको देखते हैं। तो दोस्तों 1858 के बाद आपका आया था 1861 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में आखिर क्या कुछ था, आइए हम लोग इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत आपका क्या किया कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। ठीक है, तो 1800 आपका ये जो 61 का भारत शासन अधिनियम आया इसके अंतर्गत आपका क्या हुआ कि बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था उसमें विधान परिषद के स्थापना करने की मंजूरी जो है सो गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो था सो चलने लगा था यहाँ पे। तो उसको लेके जो है सो एक आपका ये मुख्य आपका 1861 के भारत शासन अधिनियम में एक बिंदु था, आया था। उसके बाद क्या हुआ था, एक और पॉइंट आपका दिया गया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल जो थे भारत के कहिए या बंगाल के कहिए, बंगाल को तो का नहीं कह सकते हैं, भारत का कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो है सो फिर उसको चेंज कर दिया था, बंगाल से भारत कर दिया गया था 1833 के अधिनियम में। तो गवर्नर जनरल जो थे भारत को उनको किसी भी प्रकार के अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है सो प्रदान किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम को जनरली मार्ले मिंटो सुधार के बिल के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस चीज को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो। तो पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन कि आपका मार्ले मिंटो बिल जो है सो कब लाया गया, तो 1919 में। तो वही ये चीज था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए इसमें क्या क्या है। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और काफी ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है VVI। ठीक है, यहाँ से ये आपका कितनी बार कई जगह जो है सो पूछा गया है। तो 1919 का जो आपका मार्लियामेंटो सुधार था या भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक आपका जो है सो निर्वाचन का प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ठीक है, साथ ही क्या किया गया था कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति। ठीक है, जो भी भारतीय लोग थे उनको जो है सो भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य में या फिर गवर्नर जनरल का जो एक कमेटी होता था उसमें उनकी नियुक्ति जो है सो सीधे तौर पर की जाने लगी थी आपका 1919 से। मतलब धीरे धीरे जो है सो भारतीयों का जो है सो अब समय के काल आगे बढ़ते बढ़ते जो है सो यहाँ से लोग जो है थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने लगे थे और अपने हक की लड़ाई धीरे धीरे जो है सो आपकी मांग बढ़ने लगी थी। साथ ही क्या हो गया था कि प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि किया गया था। जो प्रांतीय विधान परिषद आपका यहाँ
पे दिया गया था उसके आकार में वृद्धि, मतलब उसका जो हस्तक्षेप था, आकार कहने का मतलब उसके एक तरह से भौगोलिक आकार को ही नहीं, उसके हस्तक्षेप के तरीकों को, उसमें काम करने को लेके जो है सो मतलब और भी बहुत तरह की उसमें जो है सो वृद्धि की गई थी, सिर्फ भौगोलिक संरचना के आधार पर ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं 1919। तो एक चीज़ काफ़ी याद रखिएगा कि 1919 को भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है, और कई बार जो है सो पूछा भी गया है कि मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो बिल कब लाया गया, तो 1919 उस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है 1919, काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहीं से जो है सो आपका एक शासन अधिनियम वहाँ भी आया था, क्या, 1919 का भारत शासन अधिनियम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, प्रांत जो भी आपको उस समय जो रियासतकालीन प्रांत थे उसमें जो है सो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। साथ ही क्या किया कि पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, कब, 1919 ही में। ठीक है, याद रखिएगा 1919 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया था, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की अनुमति दी गई, साथ ही महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से। फिर आता है आपका सबसे अंतिम 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या हुआ था कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। साथ ही आपका क्या हुआ था कि ये तो हो गया द्वैध शासन को लेकर। फिर आपका क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950। तो ये जो बीच का समय था, उस समय जो भारत में शासन किया गया, तो इसी कानून के अंतर्गत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम तो था, जो मतलब समझ सकते हैं जो संविधान बनने में जो समय लगा था, उस बीच में जो भारत में शासन करने का तरीका था, किसके हिसाब से शासन करना था, तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तौर पे ही शासन किया गया था। और इस शासन में अगर देखेंगे तो कुल पूछा भी गया है कितनी बार कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो 321 धाराएं थी कुल। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो ये आपका एक जो भी आपका संवैधानिक विकास का जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था, जिसमें आपका विभिन्न समयों पर कालांतर में जो आपका ब्रिटिश संसद से जो आपके फरमान आया था, या फिर कह सकते हैं कि शासन और नियंत्रण को लेके जो बार बार बिल लाया जाता था, उसमें जो भी आपका मुख्य टॉपिक था, मुख्य इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी, तो उसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो ये एक चीज़ था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, एक बार इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में बना सकते हैं, एक से दो बार इसको वीडियो को देखिएगा, चीज़ों को आसानी से अपने कॉपी में लिखिएगा, और इसको एक से दो बार रिकॉल करेंगे तो काफ़ी आसान भाषा में जो है सो, और काफ़ी आसान तरीके से आपके दिमाग में ये चिप छप जाएगा, और इस टॉपिक से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। साथ ही एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आगे के टॉपिक को पढ़ने में। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।